बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, असाइनमेंट 1 का रिज़ल्ट आ चुका है। EDU A630 रिसर्च थीसिस प्रोजेक्ट का असाइनमेंट फर्स्ट का रिज़ल्ट आ गया और जिन दोस्तों के टॉपिक अप्रूव हो गए हैं उन्हें अब असाइनमेंट 2 पे काम करना है। इससे पहले कि हम असाइनमेंट 2 की आपको मुकम्मल डिटेल बता दें, मैं ये चाहूँगा कि जिन दोस्तों के टॉपिक्स अप्रूव नहीं हुए, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनके सुपरवाइज़र्स ने कुछ कमेंट किए हैं, टॉपिक चेंज करने का कहा है, या जिनको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने इसकी कंप्लीट एक वीडियो फर्स्ट असाइनमेंट की लगाई थी। जो लोग नहीं देख सके, कोई इशू नहीं है। मैं उन लोगों से कहूँगा जिनके टॉपिक अप्रूव नहीं हुए वो मुझे ईमेल कर दें उनकी प्रॉब्लम्स, तो मैं उनको जितने भी टॉपिक्स हैं रिवाइज़ करके री-एडिट करके दे दूँगा या बिल्कुल नए से उनको दे दूँगा। अगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इंशाल्लाह उनके टॉपिक अप्रूव हो जाएंगे। अपने सुपरवाइज़र्स को ईमेल करें जल्द से जल्द, ताकि जो टाइमिंग्स हैं वो ड्यू डेट पे आपने जो सेकंड असाइनमेंट है वो सबमिट करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सुपरवाइज़र का आपका टॉपिक अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आपने ईमेल पे दोबारा भेज के अपने स्टूडेंट आईडी से ईमेल करके अपने सुपरवाइज़र को अपने टॉपिक अप्रूव कराने हैं। तो दोस्तों, ये जो सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है इसके 20 मार्क्स हैं। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके मुकम्मल जो आपका रिसर्च थीसिस है उसकी ये बुनियाद है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो आप प्रपोज़ करते हैं, प्रपोज़ल देते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं, इन्हीं पे अगली असाइनमेंट में काम होता है। और इसको बहुत ही ट्रिकी तरीके से, टेक्निकल तरीके से बनाना पड़ता है ताकि ऑनवर्ड जब आप अपना थीसिस डेवलप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ इस असाइनमेंट की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ मेंशन करनी है, कैसे करनी है, और एक फॉर्मेटिंग का तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि जो आपकी ऑनवर्ड असाइनमेंट आनी है उनमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। मुकम्मल तफसील के साथ ऐसी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं होगी जो ख़ासकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिसर्च थीसिस जो EDU A630 के लिए है, इंशाल्लाह इसके लिए आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड असाइनमेंट है उसमें आपने करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज़ें जी जो आपने देनी है। डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। ये आपने माइंड में रखना है कि टॉपिक आपका अप्रूव होना चाहिए और सुपरवाइजर्स ने अप्रूव किया हो। ऐसा नहीं है कि अप्रूव किए बगैर आप अपनी जो सेकंड असाइनमेंट आप बना दें और फिर वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो। सुपरवाइजर्स का आपके टॉपिक को अप्रूव करना बहुत ही मैंडेटरी है, लाजमी। इसके बगैर आप रिसर्च आगे यानी सेकंड असाइनमेंट अगर सबमिट करेंगे तो इसका आपको लॉस होगा। दिस असाइनमेंट रिक्वायर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं। टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं तो उस हिसाब से फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखनी है। You have to explain the problem you have chosen for your research and also discuss how your research addresses this problem। आपने अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो टॉपिक चूज़ किया है, उसका आपने बताना है और ये बताना है कि उस प्रॉब्लम को आपकी रिसर्च कैसे एड्रेस करेगी। रिसर्च का दोस्तों मकसद ये होता है सिस्टमेटिक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, आप उसका सलूशन कोई ना कोई ढूंढते हैं, कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ये चीज़ें कर लेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आप उसकी सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं। पहले आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं क्या। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप लोग लिखते हैं कि क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, और जब आप उनको आउटलाइन कर लेते हैं फिर उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो आप रिसर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, और उसके बाद हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हैं, और उसके बाद आप सिग्निफिकेंस लिखते हैं। ये प्रपोजल होती है रिसर्च की। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है जिसमें आप जो प्रीवियस डाटा होता है आपके टॉपिक के हवाले से, मैंने आपको एग्जांपल दी लर्निंग प्रॉब्लम्स की, तो लिटरेचर रिव्यू में आपको कंप्लीट डिटेल
आपने ढूंढनी पड़ती है, आपको ढूंढनी पड़ती है प्रीवियस रिसर्चेस की कि इन यानी इस टॉपिक के ऊपर पहले कितना काम हो चुका है और आप मज़ीद इसमें क्या एक्सपेंड कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू आप लिखेंगे, उसके बाद फिर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। मेथोडोलॉजी में आप अपना जितना भी प्रोसीजर है वो बयान करते हैं कि आप ये रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे। मेथोडोलॉजी में पॉपुलेशन रिसर्च टेक्निक, डाटा कलेक्शन टेक्निक, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन एसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें जो मेथोडोलॉजी के असाइनमेंट है या मेथोडोलॉजी के चैप्टर, उसमें सारी चीज़ें ये लिखनी पड़ती हैं। फिर ऑनवर्ड आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ता है और फिर रिपोर्ट राइटिंग। ये कंप्लीट प्रोसीजर है इसका रिसर्च थीसिस का। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बात और ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स की। तो ये आपने लिखनी है जी कि आप किस प्रॉब्लम को, जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उसको आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है कि क्या प्रॉब्लम है और आप क्या करना चाहते हैं। यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फार्मूलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर योर रिसर्च। आप ज़ाहिर है रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने मेंशन करना है इस असाइनमेंट में। Objective should be in measurable terms. Please formulate objective that you can actually achieve through your research. See any thesis or article for reference. कोई रेफरेंस या आर्टिकल मैं दिखाऊंगा यहाँ पे वीयू का EDU A630 का एक आर्टिकल जो है मेरे पास, मैं वो दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन आइडिया हो जाए। यू हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिसर्च। उसके बाद आता है जी आफ्टर फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आल्सो स्टेट रिसर्च क्वेश्चंस और डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। कुछ ऐसी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जिनमें हाइपोथेसिस नहीं होते, जो सिंगल वेरिएबल होते हैं उनमें फिर रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होते और उनमें रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर मल्टी वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने टॉपिक में यूज़ किए हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। ये मैं आगे आके आपको बिल्कुल इसकी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी भी। आगे आता है जी देयर शुड बी ए क्लियर लिंकेज बिटवीन योर टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस। ये इन चीज़ों के दरमियान लिंकेज होना चाहिए और लिंकेज ज़रूर होना चाहिए, इसके बगैर तो ये सारा काम मुबहम सा लगता है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ज़ाहिर है अगर प्रॉब्लम्स को आप किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ओके जी, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने आपका जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराना है। टॉपिक को इंट्रोडक्शन जो है ना रिसर्च के अंदर बहुत ज़रूरी है और उसमें ये 5 स्टेप्स हैं। जब भी आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें ये 5 चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है। स्टेप 1 में इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। द फर्स्ट job of the introduction is to tell the reader what your topic is and why it is interesting or important। हाँ, आपका टॉपिक क्या है और आपने बताना है कि ये क्यों इतना अहमियत का हामिल है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि लर्निंग प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखनी है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, उनको आपने डिफ़ाइन करना है डिफरेंट एंगल से कि एक्चुअली व्हाट आर द लर्निंग प्रॉब्लम्स। जब आप इनको डिफ़ाइन कर देंगे फर्स्ट स्टेप में, एक पैराग्राफ लिख दें, 2 पैराग्राफ लिख दें इसमें डिफाइनिंग यूर रिसर्च प्रॉब्लम, यानी उसको जो आपका टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराएं। स्टेप 2 में डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडीज़। इसका पस मंज़र क्या है, जो आप प्रॉब्लम यानी जो भी प्रॉब्लम आपके रिसर्च का टॉपिक है, जैसे मैंने कहा लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ज़ाहिर है अगर आप एजुकेशन की रिसर्च बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इससे रेलेवेंट ही बैकग्राउंड आप लें। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है एस्टैब्लिश योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम वो आपने डिफ़ाइन करनी है फिर उस टॉपिक के हवाले से। और नेक्स्ट है जी स्पेसिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करें और मैप आउट योर पेपर, और अपने पेपर को मैट ऑफ करें। ये इंट्रोडक्शन का तरीक़ाकार है, उसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, उसका बैकग्राउंड लिखना है, और मैं आगे इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है।
आगे नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी रिसर्च की। ये पहला पॉइंट है आपकी इस असाइनमेंट का। तो इसके लिए द अल्टीमेट गोल ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफॉर्म अ जनरलाइज्ड प्रॉब्लम समथिंग दैट बॉदर्स यू अ परसीव्ड लैक इनटू अ टारगेटेड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वन दैट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू फोकस्ड रिसर्च एंड केयरफुल डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही लिखना है कि आपने जो चीज़ इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है उसके बाइंड इश्यूज है क्या। राइटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शुड हेल्प यू क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट यू विल प्रपोज। मकसद क्या है आपकी रिसर्च का, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगी। ऑफन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम विल आल्सो सर्व एज द बेसिस फॉर द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ योर फाइनल proposal, directing your reader's attention quickly to the issues that you propose project will address and provide the reader with the concise statement of the proposed project itself। आपने बिल्कुल इसको कंसाइसली लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आपकी यानी रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो है क्या, जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, रिलेट करने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम नीड नॉट बी लॉन्ग एंड एलोबरेट, वन पेज इज़ मोर देन एनफ फॉर अ गुड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ज़्यादा लंबा यानी वो एक्सप्लेनेशन से नहीं, बल्कि कंसाइज और टू द पॉइंट, आपके पॉइंट्स बिल्कुल उसमें क्लियर होने चाहिए। आगे कहते हैं जी कि व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या क्या होना चाहिए जी। एड्रेस अ गैप इन नॉलेज, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। शुड बी सिग्निफिकेंट एनफ टू कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च, इतना हो कि पता चले कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज इस टॉपिक के ऊपर है, इस प्रॉब्लम के ऊपर है, डिफाइन करने में आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इट शुड बी फर्दर रिसर्च, द प्रॉब्लम शुड रेंडर इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेशन थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, इट शुड बी of interest to the researcher and suit her skills, time and resources. The approach towards solving the problem should be ethical. एथिकल रिसर्च में एथिकल इश्यूज होते हैं जो आपने रिसर्च मेथड्स में पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके 3 पार्ट हैं जी। आइडियल, डिस्क्राइब द डिजायर्ड गोल ऑफ आइडियल सिचुएशन। Part B है जी reality, describe a condition that prevents the goal, state or value in a part A from being achieved, realize at this time, explain how the current situation falls short of the goal or ideal। Part C इसमें consequences लिखने हैं, identify the way you propose to improve the current situation and move it to closer to the goal or ideal। 3 स्टेप अगर आप ये कर लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। डिजायर्ड गोल, आइडियल सिचुएशन आपने लिखनी है, उसके बाद रियलिटी क्या है उस टॉपिक के ऊपर, और फिर आप जो करने जा रहे हो उसमें क्या यानी क्या उसमें एडिशन करेगी, क्या इजाफा करेगी। अगला है जी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स कंसाइसली व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। ऑब्जेक्टिव में आपने यही बताना है कि रिसर्च जो आप कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, और ये रिसर्च करने के बाद आप जो है वो क्या अचीव करेंगे। बिफोर फॉर्मिंग अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव यू शुड रीड अबाउट ऑल द डेवलपमेंट्स इन योर एरिया ऑफ रिसर्च एंड फाइंड गैप्स इन नॉलेज दैट नीड टू बी एड्रेस। आप जो नॉलेज गैप है उसको ज़रूर चेक करें जो आप डेवलप करने जा रहे हैं रिसर्च, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि आप किस चीज़ को एड्रेस करेंगे। रिसर्च क्वेश्चंस हैं जी। क्वेश्चन गाइड योर रिसर्च, आपकी रिसर्च को गाइड करते हैं। जो आगे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज़ाहिर है सवालों के जवाब ही ढूंढे जाते हैं, तो फिर ये सवाल आप ऐसे डेवलप करें। फोकस्ड ऑन सिंगल प्रॉब्लम और इशू, मल्टीपल प्रॉब्लम्स ना बनाएं अपने टॉपिक्स में, वो फिर उनको रिलेट करना, उनको एनालाइज करना मुश्किल होता है। रिसर्चेबल हूँ, फिजिबल हूँ, स्पेसिफिक, बिल्कुल क्वेश्चन स्पेसिफिक इनफ to answer thoroughly, complex enough to develop the answer over the space of a paper or thesis, और relevant होने चाहिए। हाइपोथेसिस आप लोगों को ये रिसर्च में कई जो सिंगल वेरिएबल हैं रिसर्चेस, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस लोगों ने सिलेक्ट की हुई हैं, तो उनमें सिंगल वेरिएबल में फिर रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होता। जिनका रिसर्च हाइपोथेसिस ना हो उनका फिर ये जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं के ऊपर सारा थीसिस डेवलप होता है। हाइपोथेसिस है क्या, ये टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है
hypothesis is a statement that introduce a research question and propose an expected result. It is an integral part of the scientific method that forms the basis of scientific experiment. Therefore, you need to be careful and thorough when building your hypothesis. A minor flaw in the construction of your hypothesis could have an adverse effect on your experiment. ज़ाहिर है hypothesis आपके सही होने चाहिए, अदरवाइज इसका adverse effect होगा और सारी रिसर्च आपकी नल हो जाएगी। इसमें यह है कि स्टेट द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। हाइपोथेसिस में ट्राई टू राइट द हाइपोथेसिस एज एन इफ देन स्टेटमेंट। उसके बाद डिफाइन वेरिएबल आपको माइंड में रखनी चाहिए जी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द वंस विच आर मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड और चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर फैक्टर ऑफ स्टडी। डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के आप हाइपोथेसिस में यूज़ करते हैं, तो वो आपने माइंड में रखना है। और लास्ट में आपने जो आपकी ये असाइनमेंट है उसमें आपने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिखनी है कि आपकी इस रिसर्च जो आप करने जा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप वैसे तो नहीं करने जा रहे हैं ना। आपने प्रॉब्लम बयान कर दी, इंट्रोड्यूस करा दी, फिर आपने स्टेटमेंट लिख दी प्रॉब्लम की कि क्या इश्यूज़ हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए, मकासद क्या हैं, फिर आपने क्वेश्चंस डेवलप कर दिए कि इन सवालों के जवाब आपकी रिसर्च देगी। उसके बाद फिर आपने हाइपोथेसिस लिख दिया, टेस्टेबल स्टेटमेंट बना दी कि ये हम जो है ना वो साइंटिफिकली टेस्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या है जी? यूज योर रिसर्च प्रॉब्लम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, state how your research will contribute to the existing literature in the field, explain how your research will benefit society, mention the specific person or institution who will benefit from your study। ये चीज़ें आपने सिग्निफिकेंस में लिखनी है। तो दोस्तों ये थी आपकी सेकंड असाइनमेंट जिसमें जो जो चीज़ें आपने लिखनी है। अब मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का यानी डेमो फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी कोई एम्बिग्युइटी ना हो। और फिर आखिर में मैं आपको इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी बता दूँगा। आपने इसी असाइनमेंट से अपने तमाम डाटे को फॉर्मेट कर लेना है। यानी सिंपली जैसे ये पेज आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये पेज आपके सामने है, इस हिसाब से आपने अपनी जो सेकंड असाइनमेंट है वो डेवलप करनी है। यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। जैसे यहाँ पे ये एक रिसर्च थीसिस है, वीजू का ही है, EDU 630 का, रोल ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट इन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर एट सेकेंडरी स्कूल लेवल इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो सकता है, आपका अपना हर किसी का जो अप्रूव टॉपिक है वो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। इसकी फॉर्मेटिंग मैं आपको बाद में सारी बता देता हूँ। बाई और सब यहाँ पे स्टूडेंट नेम और फिर जो आपके सुपरवाइज़र है उनका नेम यहाँ पे लिख दें। TOC बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको TOC भी इसी में बता दूंगा ताकि इसी सैंपल की आपकी सारी जो रिसर्च है वो डेवलप हो, ताकि ऑनवर्ड आपको फॉर्मेटिंग में या काम करने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप इसी असाइनमेंट से कर लेंगे तो नेक्स्ट असाइनमेंट्स इसके साथ आप ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आपने हर असाइनमेंट में पिछली असाइनमेंट साथ सबमिट करना होती हैं। तो बेहतर आप यहीं से काम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ना होगी। ऊपर टॉपिक आपने देख लिया, इस रिसर्च का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट इन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। ये टॉपिक है, तो इसकी ये TOC सारा बना हुआ है और जो आपकी रिसर्च असाइनमेंट अभी आई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन हैं। तो ये देखें जी, इंट्रोडक्शन इसका मैंने लिखा हुआ है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज अ की मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉइज़। ये मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है सारा टॉपिक का। आगे फिर इसका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, यहाँ पे लोगों ने जो काम किया वो ज़रूर रेफ़र करें। आप इंटरनेट से ज़रूर आपने जो टॉपिक चूज़ किया उनके रेलेवेंट आर्टिकल्स या रिसर्चेस डाउनलोड करें PDF फाइल में, जैसे भी फिर उनके लिटरेचर रिव्यू से आप डाटा उठाएं और यहाँ इंट्रोडक्शन में कम से कम थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे कोड करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि द वर्किंग और जॉब प्लेसमेंट एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एंड हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल एज मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज़।
MH जीरनेट, ये 1999। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये आपने 2010 से अबाव के कोशिश करें कि जो रेलेवेंट डाटा आप उठाएं तो सारा यानी ना 2010 से ऊपर का उठाएं, क्योंकि इतना लेट जो डाटा होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। कई सुपरवाइजर्स जो है ना वो नहीं अलाउ करते। तो कोशिश करें कि आप रेलेवेंट और लेटेस्ट रिसर्च से डाटा उठाएं। State that social organization and physical factors are stimulus for task and activity which consequently influence the performance of the workers। ये सारा पढ़ के वो करने का मकसद नहीं है, आपको बताना यही है कि इंट्रोडक्शन आपने पहले टॉपिक का बैकग्राउंड आपने टॉपिक को डिफाइन करना है, फिर उसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए आपने रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड डाटा आपने डाउनलोड करना है इंटरनेट से, आर्टिकल्स आपने लेने हैं और वहाँ से आपने इसकी रेलेवेंट डाटा उठाना है और वो लाजमी मेंशन करना है। इसमें दो पार्ट है, जॉब सेटिस्फेक्शन और एनवायरनमेंट। तो जॉब सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे फिर डिफाइन किया गया है। जॉब सेटिस्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द इफेक्टिव एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज जॉब। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को और फिर स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये सारा इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। तो आपने भी कम अज़ कम 2 पेजेस का और सही कंसाइज रेलेवेंट ये सारा देख लें, बैकग्राउंड स्टडीज से, और सारा रेलेवेंट लिखा हुआ है, इसमें कोई भी रेलेवेंट चीज़ ना हो। उसके बाद जहाँ बात आ गई कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वो कैसे लिखनी है, तो ये आपके सामने है जी। ये मैंने स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो टॉपिक आपको बताया उसकी लिखी हुई है कि वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वर्क एनवायरनमेंट्स एट जॉब प्लेस। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड टू एनहांस मोरल एंड satisfaction level of the teachers. Different motivational strategies apply to enhance the teaching and learning process. School environment is very critical and it has significant importance in facilitating the teaching and learning process. If there are issues with the environment of the school, the whole learning outcome will be derailed and disturbed. ये इंपॉर्टेंस है जी कि अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम होगी, यानी ये प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होती है, सही होगा तो उसकी क्या वो यानी अच्छा इम्पैक्ट है। तो इसमें फिर ये अगली जो पैराग्राफ है उसमें आप लिखते हैं कि दिस रिसर्च विल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट इन फैसिलिटेटिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द स्कूल्स विच लीड टुवर्ड द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर्स। अगला जो पार्ट है आप करने जा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, स्कूल टीचर्स विच लीड्स टुवर्ड द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर्स, वो इनहांस होगी। ये टीचर जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च द स्टडी अटैम्प्ट टू। ऑब्जेक्टिव आपने बड़े कंसाइसली लिखने हैं, 2 लिखें, 1 लिखें, 3 लिखें। रेलिवेंट टू डिफरेंट टॉपिक्स को नहीं आपस में मर्ज करना, वो प्रॉब्लम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल कंसाइज सिंपल, इसमें कोई ये नहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी वजाहत आपने नहीं करनी होती। ऑब्जेक्टिव्स आप बेशक 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, लेकिन बिल्कुल कंसाइज हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि टू एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट इन टीचिंग एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। आगे लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर्स। और थर्ड में आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोविजन ऑफ साउंड टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है जी कि यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन पे इसका इम्पैक्ट क्या है, और फिर तीसरा वो कौन से एलिमेंट हैं वो हों तो लर्निंग एनवायरनमेंट सही होता है। ये 3 चीज़ें इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़े सिंपली डिफाइन किए गए। आगे क्वेश्चन हैं जी, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। इसी से रिलेटेड हूँ, जो आप ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं चीज़ों को गाइड करें। ये भी क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट मेक स्कूल एनवायरनमेंट मोर कंफर्टेबल एंड सूटेबल फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग, how the school physical, psychological and social environment at workplace enhance the teaching and learning process। तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए, आपने माइंड में रखने हैं। पहले मैं इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर चुका हूँ कि क्वेश्चंस आपकी रिसर्च को गाइड करते हैं। आगे हाइपोथेसिस है, इसमें आप बिल्कुल हाइपोथेसिस इसी तरह डेवलप करें और टोटल 2 हाइपोथेसिस आप लिखें। लोग बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, ये जो इस लेवल की रिसर्च है आपकी, बिल्कुल कंसाइस रहें, लिमिटेड रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ग्रेड्स के ऊपर। बल्कि आप जितना सही लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं और सही चीज़ें बनाते हैं, तो उससे आपकी मार्किंग अच्छी आती है।
H1 ये लिखने का तरीक़ाकार होता है कि हाइपोथेसिस 1 हाइपोथेसिस 0 भी होता है, जिसको नल कहते हैं, वो भी लिखते हैं कई लोग। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट ऑन टीचर्स जॉब सेटिस्फेक्शन, ये पहला हाइपोथेसिस। और सेकंड है देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट ऑन मोटिवेशन लेवल ऑफ टीचर एट सेकेंडरी स्कूल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट। ये दो हाइपोथेसिस हैं जी, ये साइंटिफिकली टेस्ट होंगे थ्रू सिस्टमेटिक इंक्वायरी इस रिसर्च में। और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी क्या है जी, इस जो टॉपिक आपको बता रहे हैं इसकी, परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स इन लिंक विद एनवायरमेंटल फैक्टर एंड इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सेटिस्फैक्शन लेवल एंड मोटिवेशन ऑफ द टीचर्स। School environment is the key factor in motivating the students and teachers. Positive and comfortable school environment facilitated the teaching and learning process. This research विल फोकस ऑन, ये आगे इसका सेकंड पार्ट हो गया सिग्निफिकेंस का, कि ये रिसर्च क्या करने वाली है। दिस रिसर्च विल फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज विच कैन बी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट एंड बेटर वर्क प्लेस फॉर द टीचर्स। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट एंड फैसिलिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर अ बेटर एंड कंफर्टेबल स्कूल एनवायरनमेंट। ये आगे इसकी सिग्निफिकेंस है कि जी जो आप करने जा रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी सेकंड असाइनमेंट है, ये मैंने कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर दी है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी भी स्टूडेंट को एम्बिग्यूटी होगी। अब जाते हैं जो अगली बात है, मैंने कहा था TUC पे और उस पर यानी टेबल ऑफ कंटेंट कैसे डेवलप करना है, उसका मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल बनाई हुई है इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, पहले तो आपने टाइम न्यूज़ रोमन ये सारा फ़ॉन्ट होना है, ये फिर 12 का फ़ॉन्ट इसके लिए फॉर्मेटिंग के लिए सारा यही चलना है। फिर इसके बाद जो इसका पेज मार्जिनस हैं वो 1.5 और 1, ये सारा ये पूरा उसमें चलेगा, आपका कंप्लीट रिसर्च में ये चलेगा। तो जो फर्स्ट पेज है वो आपने उसी तरह डेवलप कर लेना है जिस तरह मैंने आपको बताया। उस पर 16 का फ़ॉन्ट होगा, जैसे ये है जो पहला पेज है आपका ना, तो ये चलेगा। इस पे आपने 16 का फ़ॉन्ट, ये ऊपर कैप सारा कैप यानी अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में। तो ये सारा टॉपिक इस तरह कैपिटल में लिखना है। वीयू लोगो है, बाय स्टूडेंट आईडी नेम और नीचे सुपरवाइज़र नेम और ये करके तो फिर TUC। अब TUC डेवलप कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी सारे लोग TUC डेवलप कर लें। अमूमन फॉर्मेटिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑफिस के रिलेटेड वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस वजह से TUC डेवलप करने में उनको प्रॉब्लम होती है कि कैसे करना है। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग्स तो डिफरेंट लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इसकी यानी TUC का डेवलप करने के यहाँ पे मैंने भी इसका कर दिया, एक्सक्यूज़ मी, अब यहाँ पे मैंने कर दिया इसका नंबर 1 पॉइंट। तो इसको कर देते हैं जी 2 पॉइंट, ठीक है। मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने जो यानी हेडिंग्स होंगी उनको इस तरह आपने फॉर्मेटिंग करनी है। ये नंबर 4 हो गई इसकी चौथी हेडिंग, और ये नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपने जब भी TUC डेवलप करना है तो उससे पहले आपने यानी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, ये देख लें। तो यहाँ से आपने इसको हेडिंग 1, 2, 3 इनकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ये मैं 1 कर रहा हूँ जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है, इसको आपने बेशक वो एडिट कर लेना है मॉडिफाई करके। तो जो यानी हेडिंग 1 है उनका आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो 14 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड आपने कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट कर देना है ताकि सारे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते जाएं खुद अपडेट होता जाए। ये टाइम्स न्यू रोमन 14 ये जो मेन हेडिंग है वो ये आपने कर देनी है, ये सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गई, इसको आप हेडिंग 2 कर दें। हेडिंग 2 को भी आपने यानी कर देना है मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके इसका फ़ॉन्ट आपने 12 कर देना है। ये भी आपने इसकी हेडिंग जो है ना, ये टाइम्स न्यू रोमन ये करना है, इसका ऑटोमेटिक कलर कर दें, ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर दें और ये कर दें, ठीक है जी। ये आपका यानी हेडिंग 2 हो गई, और तकरीबन यही इस्तेमाल होगी। अगर हेडिंग 3 भी कहीं होती है तो वो भी कर लें, बेशक कोई मसला नहीं है। मकसद है आपको इसका बताना। यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके आपने हेडिंग 2 पे क्लिक करना है, और ये हेडिंग 2, ठीक है। इसके बाद ये हो गई, इसको भी हम हेडिंग 2 कर देंगे। अब ये कर दिया आपने। यहाँ पे आप एक नया पेज
जनरेट कर देते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे। TOC ये लिख के आप एंटर कर दें और यहाँ से आपने ये TOC है। यहाँ पे आपने बेशक ये जो पहले कस्टम आप ना करें वो आपसे सेट नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों से जो एक्सपर्ट हैं ऑफिस में वो तो कर लेंगे और जो नहीं कर सकते तो वो इसी को कर दें, ठीक है। और इसको दोबारा से आप जो है ना वो यानी अगर फॉर्मेटिंग इसकी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहते हैं वो हो सकती है, इसमें फिर कोई इशू नहीं है, आप 12 कर दें, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है, जब भी रिसर्च प्रपोजल्स में आप इस तरह करते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो ये डायरेक्ट आपको उसी टॉपिक वाली जगह पे ले जाएगा जहाँ पे यानी ये जहाँ पे वो हेडिंग मौजूद है। तो ये आपने इस तरह TOC डाल देने और हेडिंग उस तरह करके आपने कंप्लीट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट यानी आपकी सेकंड असाइनमेंट। मेरा नहीं ख्याल 30 मिनट्स की ये वीडियो है और इसमें कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट का टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ईमेल दे रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप दे रहा हूँ इसके अंदर, और जो लोग यानी जिनको प्रॉब्लम है काम करने में, मैं ईमेल और व्हाट्सएप दे रहा हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, आपने कोई अपनी असाइनमेंट मुझे चेक करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले आप लोग मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उस पर भी गाइड कर दूँगा। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने पहली वीडियोस बनाई, उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने देखी, तो मैंने सोचा कि मैं इन टाइम जो सेकंड असाइनमेंट की वीडियो है वो भी आपको भेज दूं, ताकि जिन लोगों को भी गाइडेंस चाहिए उनको प्रॉब्लम ना रहे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें अगर पॉसिबल है तो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।